नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। और क्योंकि सर इज प्रोफेसर एट आईआईटी मद्रास, विजिटिंग फेलो एट क्लॉस, आज वो बहुत बड़ी करेक्शन करने वाले हैं। मीडिया में बहुत उथल पुथल चल रही है, सो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग शो। दोवल जी, उधर 6 लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के आए हैं एंड दे हैव विजिटेड द आरएसएस हेडक्वार्टर। उसके बाद बीजेपी के लोगों से मिले। दैट बीइंग डन, ऑन वन साइड पैरेलल ये चल रहा है, दूसरी साइड दोवल जी पहुंच गए चाइना मोदी जी का संदेश लेकर। हो क्या रहा है पीछे से? बीच में शख्सगम वैली को लेकर बहुत डेवलपमेंट्स आई है। भारत की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि वहां पे कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, दिस इज आवर एरिया। एंड चाइना का रिस्पॉन्स आया कि नो, इट इज आवर एरिया। तो इस घमासान के बीच में सर प्रोफेसर हैं, आज हम क्लियर करते हैं बहुत सारे मैटर्स। ओवर टू यू सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। First clarification, not because I am professor of IIT. I have served in those areas, and in my last stable, I was in the military operations department. So I don't blame जिस तरह से ये चला है, इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि लोगों को उतना पता नहीं होगा unless you have served there and been there and done that. So सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि भाई साहब, ये जो जितना अभी नैरेटिव वॉरफेयर आएगा, यूलोजाइजिंग चाइना, ओए होए होए चाइना हमारे साथ आ गया, ये यूएस को ठेंगा दिखा दो, ये थोड़ा मतलब ठंडे दिमाग से। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट मोदी जी, अमित शाह जी, दोवल जी एंड जयशंकर जी। ठंडे दिमाग से सोच के काम करते हैं, जल्दबाजी में नहीं। हुआ क्या है, वो 1000 के स्क्वायर किलोमीटर तुमको दे दिया, ये दिया, वो दिया, वो सब कुछ नहीं। जो साउथ में पेंगोंग सो में जो पेट्रोलिंग रूट्स थे, गलवान पे बंद हो गए थे, वो दोबारा शुरू हो गए। ये ऊपर के इलाके का एरिया है, गलवान और उसके बगल का दिनचौक वाला एरिया, जहां पे शुरू नहीं हुआ था, वो अब पेट्रोलिंग आपने शुरू कर दी। आप पेट्रोल करते हो अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड कम बैक। दैट इज नॉट एक्चुअली योर क्लेम लाइन। Let's be very clear. Your claim line is much beyond that. आप उसके आगे नहीं जा पाते हो क्योंकि वो बैठा है। So this is when you go up to a point and come back. उसका परसेप्शन है कि ये आपका क्लेम लाइन। डिटो रिवर्स, वो भी पेट्रोलिंग के लिए आता है कुछ दूर तक और वापस जाता है, क्योंकि बाकी एरिया में हम बैठे। दैट इज नॉट इज क्लेम लाइन। बी वेरी क्लियर। अभी जो खुला है, कोई 1000 स्क्वायर किलोमीटर का हमने कब्जा कर लिया, ये क्या आपके ट्रूप्स गए वहां पे? आप सुन भी लो, जो 14 कोर कमांडर यूट्यूब में बोल रहा है कि हमने पेट्रोलिंग शुरू की है। यार, जो पेट्रोलिंग बंद हो गई थी 2020 में, उसको दोबारा शुरू किया। पता नहीं पेड़ों पे टंग के शुरू हो गए। देन इट लीड्स यू टू अ मिस्टेक। इसीलिए मैं बोलता हूं, सोच समझ के ध्यान से पहले इस चीज पे क्या बोला था और अब क्या बोल रहे हो, ध्यान से रखना। पहले जब गलवान का ऊपर हुआ था, शोर शराबा किया था, हमने क्या बोला था? वी हैव नॉट लॉस्ट एनी टेरिटरी। जो कुछ खोया है वो 62 वॉर में खोया। अब जब बोलते हो कि हमने 1000 किलोमीटर रिकैप्चर किया है, तो वो बोलेंगे आपने लूज किया। इट इज अ बफर एरिया कि भाई, आप जहां तक हम ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग के लिए जाते थे, वो आपने शुरू किया। आपका क्लेम लाइन पूरा अक्साई चिन है, लेट अस बी वेरी क्लियर। और उसका क्लेम लाइन पूरा लद्दाख है, गोइंग राइट अप टू गिलगिट बाल्टिस्तान। और ये 1922 में पब्लिश हुआ था। इनका एक डॉक्टर सुन यात सेन है, वो एस्टैब्लिश्ड दी, who was the first president of Republic of India after Republic of China after overthrowing the Qin dynasty 1911. Dr. Sun Yat-sen. He is considered the father of the Republic of India. वो अलग बात है, कुछ ही महीनों में उसको ओवरथ्रो हो गया, वो बैंग आर्मी का चीफ आ गया, he wanted to be the emperor, टूट पड़े, वॉरलॉर्डिज्म हो गया, वो सब अलग है। फिर ये वापस आया। लेकिन जब ये ओवरथ्रो हो गया, ये पूरा चाइना का चक्कर किया है, यूरोप का चक्कर किया है, सब जगह चक्कर किया है। 1921 में इसने किताब लिखी है, 22 जर्मनी का गुथनबर्ग प्रेस ने इसको पब्लिश किया।
इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। फंडा क्लियर है, पैसे वहां से लो और अपने आप को डेवलप करो। 18 मैप है, हर एक जगह का मैप में प्लॉट करके डाल रखा है कहां पोर्ट बनना है, सिटीज कैसे बननी है, सड़कें कैसे लेआउट होनी है, बिजली कैसे लेआउट होगा, रेलवे लाइन, हाई स्पीड रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, सब बना के दिया। जिसको टंग शॉपिंग ने कॉपी पेस्ट किया है। लोग कहते हैं टंग शॉपिंग का दिमाग है, इसका दिमाग है। दैट इज व्हाई इज रेवर्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ताइवान स्ट्रेट्स। पीआरसी भी उसके गुण गाता है, ताइवान का तो खैर वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है तो वो तो गुण गाएगा ही गाएगा। उन्होंने लिखा हुआ था साउथ तिब्बत, लद्दाख, वो पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान, सिंचियांग विच इज ईस्टर्न तुर्किस्तान, पूरा मंगोलिया, थैंक यू वेरी मच, होल ऑफ मंगोलिया, यूनान एंड मंचूरिया जो अभी शेन्यांग बोलता है, नॉर्थ, इन इलाकों पे कब्जा करना है। और बीच में एक जगह है गांसू विच इज द लिंक बिटवीन सिचुआन एंड तिब्बत एंड अदर प्लेसेस। ओके, ये 7 इलाका कब्जा करना है, कॉलोनाइज करना है। उन दिनों कॉलोनीज होते थे 1921, कॉलोनाइज करना, जहां तक हो सका है उसको फॉलो किया है। यूनान पे कब्जा है, अपना मंचूरिया पे कब्जा कर लिया है। मंगोलिया पूरा नहीं है लेकिन सदर्न मंगोलिया, उसको इनर मंगोलिया बोलता है, नई मंगोलिया, उस पे कब्जा कर रखा है। गांसू पे कब्जा है, तिब्बत पे कब्जा है, एंड आपके अक्साई चिन में कब्जा करके बैठा हुआ और आंख दिखा रहा है लद्दाख के लिए और साउथ तिब्बत। साउथ तिब्बत चियांग काई शेक ने जब जापानीज को ओवरथ्रो कर दिया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, Republic of China was formed. Chiang Kai-shek was the dictator that time, and he had made a mention in the parliament about these areas. Tibet, Turkestan, South Tibet, जिसको अरुणाचल बोलते हैं, हमारा अरुणाचल। भाई साहब ये सब चियांग काई-शेक ने बोले। आज तक ताइवान ने अपने नेशनल असेंबली में उसको मना किया है? सवाल ही नहीं पैदा होता उसने मना किया। जो लोग कूद रहे हैं कि यार ताइवान वहां आ जाएगा तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, थिंक अगेन। जो हम 9 डैश लाइन की बात करते हैं, भाई साहब ये 11 डैश लाइन था स्टार्टिंग फ्रॉम वियतनाम, अभी तो खैर 13 डैश लाइन हो गया, वो 9 गोइंग ऑल द वे ताइवान एंड बियॉन्ड। किसने डाला था? उसी पार्लियामेंट सेशन में चियांग काई-शेक ने डाला था। जब ओवरथ्रो हो गए, पीआरसी बना, PRC was helping North Vietnam fight French and of course बाद में Americans। तब हो ची मिन गया था माओ के पास कि यार अच्छा नहीं लगता, आप और हम, आपके और हमारे रिश्ते इतने अच्छे हैं, आप हमारे ऊपर कब्जा कर रहे हो। तो क्या नाम है, हाईफोंग बे ऊपर ताइवान के पास, उसके 2 डैश निकाल के तब से 9 डैश लाइन हुआ है। तो ऐ फुदक मत जाना कि भाई ताइवान आ जाएगा तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। भाई साहब थिंक अगेन, वो भी हान है, इधर भी हान है, वो भी हान है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और स्पिन निकल के आ रहा है क्या कि अब वो 2008 की, क्योंकि ये विजिट कर गए बीजेपी और आरएसएस हेडक्वार्टर को कि यार 2008 का जो ट्रीटी हुआ था उसके बारे में बता देंगे। क्यों बताएगा यार वो? उसके बाद तो उसकी इकोनॉमी की चांदी हो गई थी, आपकी पूरी डिपेंडेंसी आ गई थी उनके ऊपर। आपके इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर, लोगों को पता नहीं होगा, देयर वाज अ ह्यूज, क्या है, आई थिंक सेमीकंडक्टर इंडिया लिमिटेड ऐसी नाम था चंडीगढ़ में। इट वाज वन ऑफ द लीडर इन इंडिया। आग लग के एशेस हो गया था। देयर वाज अ डिले इन द रिस्पांस आल्सो बाय द फायर ब्रिगेड। भाई साहब आप न्यूज में कहीं पढ़ते हैं उसके बारे में? किसी को पता भी है? किसी को पता भी नहीं है। उसका कोई इंक्वायरी भी नहीं हुआ, आग कैसे लगी, क्यों लगा, किसने लगाया, लगा कैसे हुआ, ये पूरा जल के खाक कैसे हुआ। आपके फर्टिलाइजर का, आपके एपीआई की बात करते ना, एपीआई हम बनाते थे 2008 से। इन्होंने क्या किया, 120% टैरिफ होता था इनके ऊपर लाने के लिए, टैरिफ कम कर दिया।
और वो वहां पे इतना ज्यादा सब्सिडी दे रहा था, हम सब्सिडी नहीं दे रहे थे, तो सस्ता पड़ गया तो सबने दुकान बंद कर दिया, वहां से लेने लगे। दैट इज द बैकग्राउंड टू योर एपीआई डिपेंडेंसी ऑन चाइना। उसके पहले आप बनाते थे अपना और दूसरों के लिए, भारत बनाता था एपीआई, उसका एक नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। 2007 तक हमारा फर्मेंटेशन इंडस्ट्री था, उसके ऊपर आपने टैरिफ लगा दिया, खत्म हो गया। ये है 2008 में जो कांग्रेस ने किया है यार, वो क्यों बताएगा यार, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। जो बोलेगा भी उसमें भरोसा मत करना। आपका फ्लेजिंग एक मोबाइल इंडस्ट्री शुरू हुआ था, उसको सफा चट कर दिया। आपका सोलर पैनल्स का इंडस्ट्री था जो अभी रिवाइव हुआ है, उसको सफा चट कर दिया था। पता नहीं कितने इंडस्ट्री सफा चट हो गए थे और सारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर चली गई थी। तो वो क्यों बताएगा यार कि मैंने ये करवाया, वो खुद का चिट्टा कच्चा चिट्टा खोलेगा। ठीक है, आपको कांग्रेस पार्टी पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंख मीच के आप सोच लो कि दूसरी पार्टी जो उसके साथ थी वो सब बता दे। कुछ नहीं बताने वाला। डोवल जी का विजिट आई रियली डोंट नो, मेरे पास कोई इनपुट है नहीं, लेकिन इतना इनपुट है कि एक हायर लेवल विजिट होना है। हैज ही गॉन और नॉट, मेरे पास इनपुट नहीं है। इनपुट इतना है कि वांग ही आए थे 10 और 11 को, जो कितना था वो 25वां अपना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग करके गए हैं अपने इनके साथ, डोवल जी के साथ। उसके बाद ये पेट्रोलिंग वगैरह का हो गया है। अभी मार्च में वो WMCC है, ये उसके बाद है। देखते अगला मीटिंग जो SR का मीटिंग है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर बॉर्डर टॉक्स का मीटिंग है, वो आई थिंक सम टाइम इन जुलाई, जहां पे वो SCO मीटिंग तियानजिन में फिर से होगा, उसके साथ शायद हो। अभी तक वो है। गए हैं कि नहीं है आई रियली डोंट नो, मुझे कोई रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है, लेकिन इतना आया है कि उस मीटिंग के पहले एक हायर लेवल मीटिंग के लिए जाएंगे। डेट्स फाइनलाइज नहीं हुआ, इतना मेरे पास खबर। ठीक है, ओके। जो CPC का डेलीगेशन, जो उनके सुन हाइयान करके है, ये लेडी वाइस मिनिस्टर है इनके कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की हेड है, जैसे सलमान खुर्शीद है कांग्रेस के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट की हेड। ठीक है, उस तरह से ये उनके फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट की हेड है। वो आए थे, RSS BJP में मिले पहले उनके सीनियर लीडर्स के साथ, RSS हेडक्वार्टर्स गए हैं, सलमान खुर्शीद जी से भी मिले हैं। तड़प कांग्रेस को यह है कि इन्होंने रिक्वेस्ट ही नहीं किया कि पप्पू या पप्पू की मां से मीट करना। तो सलमान खुर्शीद से क्यों मिला दिया? उनका रिक्वेस्ट था, ही इज द हेड ऑफ द कांग्रेस पार्टीज फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट, ये भी हेड ऑफ फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, वो जाके मिली है। लेकिन ये जो इनके दिमाग में है ना कि दिस इज द रॉयल पॉलिटिकल डायनेस्टी ऑफ इंडिया, कोई भी बाहर से आएगा जिससे भी मिलेगा राजमाता से मिलना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने उनको अपनी औकात दिखा दी। तड़प ये है कि RSS और BJP से मिलके गए हैं, वो तड़प और कुछ नहीं है। तड़प इस बात की है कि ये एक इंडिकेटर देता है कि कम्युनिस्ट पार्टी को कोई भरोसा नहीं है कि अगले इलेक्शन में ये कुछ कर पाएंगे। उनको पूरी कंफर्मेशन है कि ये नहीं आने वाले अगले इलेक्शन में भी, इसीलिए कोई भरोसा नहीं है इनको। ठीक है, तो मेल्टडाउन इसी के लिए हो रहा है ना यार। अगर सोनिया बेगम और पप्पू जी से मिल लेते तो कोई मेल्टडाउन नहीं होता। ठीक है, फिर कहानियां निकालते कि देखो BJP और RSS गिड़गिड़ा रहे थे जो इन्होंने सोनिया को बताया। देखो, मैं हर बार कहता हूं ड्रैगन को कभी ट्रस्ट नहीं कर। आपके साथ ये कर रहा है, शख्सगाम वैली वो कहता है मेरा है, मैं बनाऊंगा। शख्सगाम वैली जब 1963 में ट्रीटी किया था पाकिस्तान ने और वो दिया था, उस वक्त क्लियर था देयर इज नो क्लेम एंड हुएवर गेट्स कंट्रोल ऑफ कश्मीर फुल JNK
उनके साथ अलग से डील करें। अभी आपके साथ दिखा भी रहा है तो उसने आंख भी दिखाना है आपको कि नाना मुझे हल्के में मत लेना। आपके उसके काफी पालतू कुत्ते यहां अंदर घूम रहे हैं, उनको दाना डाल के काफी इंटरनल प्रॉब्लम्स, नैरेटिव वॉरफेयर सब करना शुरू करेगा। वो कर रहा है और करते रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं। तो कभी भी इस पे भरोसा नहीं करना। अभी आप क्यों रहा है आपके पास दो चीज, एक तो ट्रंप का टैरिफ और दूसरा बाकी पूरा संसार आपके तरफ टिल्ट कर रहा है। अफ्रीका में उतनी उसकी चलती नहीं है, लैटिन अमेरिका में थोड़ी बहुत चलती है, मेन मार्केट उसका यूरोप है, यूरोप पूरा आपके पास आ रहा है, उसके पास नहीं जा रहा, उसको छोड़ रहे। उसको मार्केट चाहिए, ओवर कैपेसिटी है, आपके मार्केट को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे, आप उसको घास नहीं डाल रहे। तो ये याद रख लेना। एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसको, उसका इंटरनल इम्प्लोजन घमासान चल रहा। तीन पार्टी, एक तो पीएलए आपस में लड़ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी आपस में लड़ रहे हैं, और पब्लिक कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध घमासान चल रहा। इसके डीएनए में है कि किसी देश में इस तरह से घमासान चल रहा हो तो मैं जाके कुछ एरिया, अपना जो मेरा इलाका मैं क्लेम करता हूं उस पर कब्जा कर लूं। तो डरा हुआ है कि मेरे इम्प्लोजन और ज्यादा हो गया, कहीं भारत तिब्बत और ईस्टर्न तुर्किस्तान को लिबरेट ना कर दे, डरा हुआ। इतना हद तक डर है? वैसे भारत ये सब करता नहीं है, बट करने में कोई बुराई नहीं है सर। वो तो उसकी देखो, दूसरे को आप वैसे ही सोचोगे जैसे आपकी सोच है, अपना टेम्पलेट आप सब जगह फिक्स करते, ये तो आम है। तो जो वो किया, जैसे उसने गलवान में क्यों आया, आपका लॉकडाउन हुआ था जब आया, वो सोचा लॉकडाउन में मैं कब्जा कर लूंगा, ऐसे जूते पड़े उसको फौज से, तो समझ नहीं आया उसको मैं क्या करूं। ठीक है, तो उसकी सोच ऐसे ही है कि दूसरा देश अगर बॉर्डर वाला देश है, अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम बहुत गृहयुद्ध के अंदर फंसा हुआ है, तो जो मेरा क्लेम्ड इलाका सा है, जो मेरे को चाहिए, क्लेम है नहीं है, मैं उस पर कब्जा करूं। तो उसको यही डर है कि मैं ऐसा करता हूं तो दूसरा देश भी कर देगा। करना चाहिए वैसे भारत को सर। अब वो डिपेंड करता है यार, वो डिसीजन मेकर्स क्या करते हैं। ठीक है, उसको क्लियर पता है कि कम से कम, क्योंकि इतने सीनियर ऑफिसर्स को पर्ज कर दिया, you have to realize the impact of the morale of people who are with him. यानी आपके दो थिएटर कमांड में तो थिएटर कमांडर भी नहीं है, पॉलिटिकल कमिश्नर भी नहीं है यार। थिएटर कमांडर प्लान बनाता है, प्लान कौन बनाएगा यार, लड़ना है तो। और जब ये हो रहा है तो सब तो दाएं बाएं देख रहे हैं, कितने सारे 150 से ऊपर जनरल्स को आपने सैक कर रखा है, पॉलिटिकल कमिश्नर्स को सैक कर रखा है, जो आपकी डिफेंस इंडस्ट्री के बंदे हैं उनको सैक कर रखा है। तो सबको डर लगता है यार कि मैं कुछ करूं तो मैं सैक हो जाऊंगा। ऐसे में कोई लड़ नहीं सकता, ऐसी फौज लड़ नहीं सकती, मोराल बिल्कुल डाउन है। लड़ने जाओ, बोलोगे यार प्लान तुम बना के दो कि कहां जाना है, कल को गलती हो गई तो तुम मेरे को पकड़ोगे, तो डाउन टू सेक्शन कमांडर तक को वो बोलोगे। 10 जन जो लड़ने जा रहे हैं तो वो बोलेंगे शी जिनपिंग को तू प्लान बना के दे कि मैंने कहां से हमला करना है, कौन सी चीज कहां लगानी है, मैं डिट्टो वही कॉपी करूंगा, जीतते हारते छोड़ो। सो इट्स नॉट सो इजी। तो उसको पता है कि मिनिमम 10 से 15 साल चाहिए उसको स्टेबलाइज करने के। जो रॉकेट फोर्स काम करना है उसको तो पूरा आपने खत्म कर दिया, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स था उसको तोड़ ताड़ के आपने 3 फोर्स बना दिया, इंफॉर्मेशन वालों को भी आप सॉर्ट आउट कर रहे हो, स्पेस वाले को भी सॉर्ट आउट कर रहे हो, कौन काम करेगा यार। तो स्टेबलाइज होने के लिए आपको पहली बात तो ये इंटरनल स्ट्रगल इनका स्टैंडर्ड है, हिस्ट्री देख लो, 3 से 5 साल लगते,
बिफोर समवन न्यू कम्स इन, क्योंकि अभी तक आपको अगला चेहरा पता नहीं है कौन आएगा, हु विल बी द लीडर ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही आपको क्लियर नहीं है कौन है लीडर चाइना का। पब्लिक जो कह रही है हमें कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, कौन है आपका लीडर? तो हिस्टोरिकली ऑलवेज जब इस तरह का स्ट्रगल होता है, एक बंदा खड़ा होता है, अपनी टोपी फेंकता है रिंग के अंदर, बोलता मैं हूं, और दूसरे फैक्शन को साथ लेके जाता है। ये क्लियर होता है जब माओ भी मरा था, पेंग शाओपिंग ने टोपी फेंकी थी अंदर की मैं हूं, और जो माओ की वाइफ और 3 और थे, गैंग ऑफ 4 जिसको बोलते हैं, उनके साथ लड़ने के लिए सब टंग शाओपिंग के पीछे आ गए थे हटा के निकालने के लिए। इट took him about 3 years 4 years to gain control। वही लगेगा अभी यार, अब तक तो आपको तो शक्ल भी नहीं पता। छांगयूजिया है क्या, उसने टोपी नहीं फेंकी है। उसके साथ ल्यू युआन है, उसने टोपी नहीं फेंकी है। जो जिसको ला रहे हैं हु जिनटाओ और वेंचिया पाओ, वांग यांग और ये वगैरह, उन्होंने टोपी नहीं फेंकी है कि मैं हूं। और जो पब्लिक बोल रही है कि हमें ये नहीं चाहिए, वो कौन किस लीडर को लेके आ रहे हैं, उनके साथ कौन है, तो ये तो चलेगा। जिस अनसर्टेनिटी, अगर वो टोपी फेंक देंगे तो उनकी मौत को बुलाने के बराबर हो जाएगा, बिकॉज शी जिनपिंग पता नहीं ना, यू रियली डोंट नो क्या होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं मिनिमम 10 से 15 साल इसको लगेगा स्टेबिलाईज होके थोड़ा बहुत अपना ताकत वापस लेके आने की। आज जब आपके पास आ रहा है भारत चाइना रिलेशंस के बीच में, दिस इज वीकेस्ट मोमेंट, बिकॉज ही हैज टू लुक आफ्टर इंटरनल स्ट्रगल। ईस्टर्न सीबोर्ड काफी उंगल कर चुका है ईस्टर्न सीबोर्ड में, अब डर लग रहा है उसको यार उंगल ज्यादा कर दिया, यू रियली डोंट नो, जहाजें इतनी जा रही है, कोई किसी ने फायर खोल दिया तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। यहां तो फिर भी हम जब तक थे फेस टू फेस, तब हम भी ये कहते थे यार पता नहीं कब कौन फायर खोल दे, कुछ हो जाए। उनकी फौज तो पीछे चली गई है, हमारी वही है, उनकी फौज तो पीछे चली गई, बिल्कुल पीछे चली गई। तिब्बत छोड़ के नहीं गए हैं, बैक टू बैरक्स नहीं है, तिब्बत में है, लेकिन पीछे चले गए। नाउ यू आर नॉट फेस टू फेस। पेट्रोल जब जाता है फेस टू फेस तो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, दोनों साइड का एक्सेप्टेबल नॉर्म्स है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में कि किस तरह से डील करना। देयर इज अ थंब रूल व्हिच you have been following, both sides have been following for many years. South China Sea, East China Sea, Yellow Sea, कोई नहीं है इस तरह से मेजर। गोली चल गई कहीं किसी न तरह, खुदा ने खास्ता, क्या होगा किसी को पता नहीं, इसलिए डरा हुआ कि वहां कुछ हो गया, और वहां पे वो दबाव छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ताइवान करके तो पता नहीं अपने आप को इज पेंटेड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर। इतनी हिम्मत है नहीं उसके पीएलए में कि एम्फीबियस अटैक कर दे। लोग बोल रहे हैं यार ताइवान के अंदर लड़ेगा, अरे यार ताइवान तक ही नहीं पहुंच पाएगा। जस्ट गो बैक इन हिस्ट्री एंड स्टडी द प्लान्स ऑफ द नॉर्मंडी लैंडिंग। डिस्टेंस गैप जो इंग्लिश चैनल का था जहां से वो आए थे नॉर्मंडी में लैंडिंग के लिए, तकरीबन गैप उतना ही है। किस तरह से ताइवान लेड आउट है, कहां कहां आ सकता है, क्या क्या चाहिए, एयर पावर, नेवल पावर है उसके पास। एलाइज है टोटल एयर सुपीरियोरिटी ओवर दैट एरिया। एक भी दी एक्सिस फोर्सेस की जहाज वहां पे आ नहीं पाई थी, तब भी जाके लैंडिंग करके हरा के कितना टाइम लगा था उनको, कितने शिप्स चाहिए, कितने वो लोग आए थे, लॉजिस्टिक्स कैसे लेके आए थे, कुछ है? हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। कोई कैपेबिलिटी नहीं है उसके पास इस तरह का एक्शन करने के लिए। इतना बोल बोल के तो इतनी तो तैयारी ताइवानीज ने कर दी है, बहुत बुरी तरह मरेगा। जो उसको चढ़ा रहे हैं ना खजूर के पेड़ के ऊपर शी जिनपिंग को कि कर दे, वो इसीलिए है, उनको भी पता है कि पिटेगा और मरेगा। ऐसे निकालने से कम्युनिस्ट पार्टी की नाक
कटेगी, ये इसको मार देंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी की नाक काटी। दैट इज वाई द अदर साइड कीप सेइंग यार हम पॉलिटिकली आराम से इनको एम्ब्रेस करके लेके आएंगे, बट वो खत्म हो गई, बट वो डर है वहां पे। तो हमने क्या करना भाई साहब, नींबू निचोड़ लो इससे जितना कुछ निचोड़ना, देना कुछ नहीं है। मौका यही है, देने को तैयार है, निचोड़ ले जितना निचोड़ के निकालना है। टैरिफ लगाना है उसको दबाने के लिए कि मेरा आपके पीएलआई में 25-30% आ चुका है एपीआई अंदर, अभी भी उसका सस्ता पड़ रहा है तो टैरिफ लगा दे, टैरिफ लगा दो, बोलो हम अपना एपीआई करेंगे, शुरू करा दो। अभी भी आपका 60-70% उस पर डिपेंडेंसी है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो निचोड़ लो जितना निचोड़ सकते हो, तैयार। नींबू जो टंगा हुआ है ना बिल्कुल पका हुआ है, अच्छी तरह से निचोड़ के रस निकाल, देना कुछ नहीं। ये हमें ये मौका मिल रहा है मॉडर्नाइजेशन और कैपेबिलिटी डेवलपमेंट अपने सिक्योरिटी फोर्सेस। रिमेंबर में सिक्योरिटी फोर्सेस क्या है, आपकी फौज और जो आपके सीएपीएफ है और जो आपकी पुलिस, ये आपको विंडो मिल रहा है, पूरे जोर शोर से तैयारी करो उस पर। जो जैसे अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा था रक्षा कवच, सुदर्शन कवच, एक नेट ग्रिड बना रहे हैं पूरा, ठीक है, आपके क्वांटम कम्युनिकेशन पे काम चल रहा है, एआई पे काम चल रहा है, आपके मिसाइल्स पे काम चल रहा है, आपके एयरफोर्स का, नेवी का, आर्मी का, हथियारों का, दाब के करो इस पे। मैं तो देख रहा हूं कि इस बजट में क्या पैसा देने वाले हैं, कितना बढ़ाने वाले। यही मौका है जब वो सबसे वीकेस्ट पे है, लोकेट, वीड आउट, आइसोलेट, अरेस्ट, ये इनके जितने भी फुट सोल्जर्स अंदर, जो चार्ज लगाना है बीएनएस पे लगा दो। उससे क्या होगा, इसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया पे पूरा जोर दे दो। ग्लोबल साउथ को आपने अपने साथ रखना, ये आपके पास आ रहा है ना, 100% आपके विरुद्ध ग्लोबल साउथ में ये नैरेटिव चला है, इसको भूलना नहीं है। आप देख लो, जब से आप वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ फरवरी 2023 के पहले, चाइना केवल बात करता था G2 ग्रेट पावर रिलेशंस, उसके और यूएस के रिलेशंस के बीच। फिर रिलेशंस वेंट ऑन अ डाउन स्पाइरल, फिर भी कह रहा था कि नहीं ग्रेट पावर ग्रेट पावर। जैसे ही वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का आपने मीटिंग किया, 127 का अटेंडेंस था, 125 ऑफलाइन, 2 ऑनलाइन। तूतड़ी बजी अप्रैल ऑनवर्ड्स, नहीं जी हम तो डेवलपिंग नेशन है, हम तो ग्लोबल साउथ है। G2 गई कूड़ेदाने में। क्यों? क्योंकि असली रिसोर्सेस तो G2 से ही, अपने ग्लोबल साउथ से ही आता है यार। ग्लोबल साउथ आपके साथ खड़ा है, आज भी आपके साथ खड़ा है कि आप किसी को लूटने नहीं देंगे, तो लूटेगा कैसे? आज के तारीख में आप देख लो, मोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड काफी हद तक लैटिन अमेरिका, हालांकि लैटिन अमेरिका में अभी भी उसके फुटप्रिंट है चाइना के, बट आपके साथ है। एशिया में काफी कंट्रीज आपके साथ। अब डर उसको ये हो गया है, आसियान के साथ आपने अपना डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है टू पेट्रोल दी अपना मैरिट, ये जो स्ट्रेट्स हैं, मलाक्का स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट्स, लुम्बोक स्ट्रेट्स, सिक्योरिटी पेट्रोलिंग। अब वो अपनी शिप निकाल के दिखा दे वहां से। ASEAN has swung towards you, not even with US or anybody। ये नहीं बोला है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैं करूंगा, यूएस के साथ करूंगा, या जापान या साउथ कोरिया, आपके साथ टू पेट्रोल दी स्ट्रेट्स फॉर सिक्योरिटी, कि कोई इन द गार्ब ऑफ की पायरेसी ना हो। पायरेसी तो आपने कब की खत्म कर दी, उसको भी पता है। तो समझ रहे हो आपके पास तो दौड़ते आ। मार्कोस ने बहुत अच्छे से एक्शन लिया है पायरेसीज के ऊपर। तो आप देख लो ना, क्यों भाग के आ रहे हैं आपके पास। तो
ये 10-15 साल जो आपके पास है, जो चीन खुद कहता है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, अपना जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, ह्यूमन पावर इंडेक्स, इकोनॉमिक इंडेक्स, मिलिट्री इंडेक्स, डिप्लोमेसी का इंडेक्स इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि जब वो 10-15 साल सांस लेके आए, बोले अरे यार ये तो पहाड़ की चोटी पे, मैं तो अभी नीचे हूं। तो उर्दू में एक कहावत है जो बहुत एप्ट है, खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर रजा लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। ये है आपकी आत्मनिर्भरता। यस। आत्मनिर्भर बनो। अभी ईयू भी भाग के आ रहा है आपके पास, अगर आपने वो 27 जो इन्होंने एमओयू साइन किए हैं, मर्क्स का आना बहुत ही अहम है, क्योंकि जो दो पिलर हैं इनके ईयू के, फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस तो ऑलरेडी आपके साथ डील वील सब कर चुका है, एक बार जर्मनी आना था, जर्मनी आ गया, मतलब ईयू का आपका ट्रीटी तकरीबन मतलब तैयार है। तो ईयू का आपका ट्रीटी तैयार हो गया, जब ही वो सर्गियो गोर भी चपड़गंजू बोल रहा है कि ये नो गुड फ्रेंड, ट्रंप भी बोल रहा है गुड फ्रेंड, ये वो, क्योंकि ईयू हाथ से गया तो क्या करेगा। और ग्रीनलैंड के ऊपर चढ़ा हुआ है, नेटो वर्सेस नेटो होने वाला है, जैसे हम स्पाई वर्सेस स्पाई पढ़ा करते थे, नेटो वर्सेस नेटो। बाकी नेटो कंट्रीज ने तो आर्टिकल 5 चेप दिया कि आर्टिकल 5 डेनमार्क इज इन ट्रबल, सब डिप्लॉय कर रहे हैं, इवन यूके डिप्लॉय कर रहा है इन डिफेंस ऑफ ग्रीनलैंड। और बोलो, दो आई डोंट ट्रस्ट यूके, यूके खुद डिप्लॉय कर रहा है, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड, डेनमार्क सारे डिप्लॉय कर रहे हैं रिसोर्सेस। आ जाए, और डेनमार्क ने तो बोल दिया गोली पहले चलाएंगे, बाद में जो कुछ बात होना है करेंगे अगर आप लैंड करो। बट सर आपको लगता है कि ईयू ग्रीनलैंड की मदद के लिए आएगा? मुझे नहीं लगता है। तो कर दिया ना इन्वो, आर्टिकल 5 इज वेरी क्लियर ऑफ नेटो attack, it doesn't state by who, attack on any country will be taken as attack on NATO। आर्टिकल 5 इन्वोक कर दिया उन्होंने। अच्छा, आर्टिकल 5 इन्वोक किया, बट एक्चुअली जब वॉर को सिचुएशन आएगी तो क्या ये खड़े होंगे? मुझे नहीं लगता, बिकॉज़ दे हार्डली हैव एनीथिंग टू फाइट विद। They may not have, but you think US has the spunk to put his actual soldiers on ground? वेनेजुएला बोल रहे पूरे फौज को तो खरीद लिया था इसने when he went in। वो तो खुंदक में इसलिए है कि हम भी वेंट इन, हमने मना तो कर दिया था, सब कुछ बंद था, डिस्पाइट दैट तुमने इतने लोगों को मार दिया बॉम्ब करके। बॉम्ब क्यों किया? बॉम्ब करने की जरूरत, वो तो दुनिया को दिखाने के लिए था, दुनिया को दिखाने के लिए था कि मैं ऐसा कर रहा हूं, कुछ नहीं, उसने तो खरीद लिया था सबको। ये जो अभी प्रेसिडेंट बनी है, इंटरिम प्रेसिडेंट, इसका भाई भी है, वो लॉयर है, वो तो गया हुआ था यूएस बातचीत करने के लिए, ट्रैक 2 डायलॉग में, सारा कुछ हो गया, लेकिन अब उसके तेल ही नहीं मिल रहा ना, उसके ऑयल कंपनी इसने मना कर दिया जाने से। हाँ, बोल रहा है इट इज अ इनहॉस्पिटेबल अनइन्वेस्टेबल प्लेस। इन्वेस्ट नहीं, बेसिकली पूरा कचरा हो रखा है उसका। दे रिक्वायर 80 बिलियन जस्ट टू रिस्टोर इट एंड 180 मिलियन एनुअली। वो जो छोटा सा इलाका है ऑर्निको रिवर के ऊपर, जो पूरा उनका ऑर्निको बेल्ट है, छोटा सा इलाका है जहाँ पे 2 या 3 आई थिंक 3 ब्लॉक्स में ही से तेल निकालते हैं वो, बाकी पूरा खाली पड़ा है। बताने के लिए अच्छा है कि 300 कुछ बिलियन बैरल्स रिजर्व है, दुनिया का नंबर 1 है, एंड to sell it in the open market needs to be $80 a barrel। कैप तो आपने 60 पे कैप तो आपने 60 पे लगा रखा है, 60 पे लगा रखा है। इसे इतना बड़ा स्टेप उठाने से पहले इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं थी कि ये वो निकालने लायक नहीं है ऑयल, हाउ द पीपल आर ईगो मैंने बोल दिया, वो सुने नहीं। ईगो, ये पर्सनल ईगो ट्वीट्स पे चल रहा है इनका, ट्रंप का, एंड दैट इज वेयर I call him the Xi Jinping of US। You're muted। No, but this is hilarious. No, you can't just invade a president just because आपकी ego hurt हो गई है।
उस हिसाब से तो भारत और आप पाकिस्तान उसके पड़ोसी। फोटोज देख लो, हैव यू एवर सीन हिम स्केर्ड? ही स्माइलिंग, फोटो आप सॉरी है, हंस रहा है। उसको भी पता है यार क्या बोलेंगे, केस चलना ही नहीं है इसका, चुपचाप से निकाल के एक वो आई थिंक इट वाज ये अपना एआई फोटोशॉप करके उसका लगाया था उसके वाइफ का कि यहाँ चोट वोट लगा है। वाइफ चुपचाप से बैठी है, ये तो हंसते हुए बात कर रहा है, गार्ड से भी बात कर रहा है हंसते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसको पता है दे कांट डू एनीथिंग, कोई चार्ज सेट भी नहीं होगा उसके अगेंस्ट, प्रूफ है ही नहीं। अच्छा, उसको छोड़ेंगे भी तो नहीं ना, फ्यूचर उसका तो अब ब्लीक में है, जाएगा एकदम भी से हो नहीं, गया वो तो केस। बैठेगा यार। उसने जिसने पैसे बनाने थे बना लिए उसने लूट के, तो ड्रग्स के भी पैसे काफी लूट के बना लिए। असल में तो वो ड्रग्स के लिए निकला था ना, बिकॉज ही टुक कंट्रोल। भाई ह्यूगो चैवेज नेशनलाइज देम इन 2008, 2007-8 में उसने नेशनलाइज कर दिया था सब कुछ। तो अगर तेल के लिए जाना था तो 18 साल क्यों वेट किए यार, तभी बीच में कुछ कर देना था। और इसने तो क्लियर बोल दिया है कि जो पैसे जिन जिनों के डूब गए वो डूब गए, ये देने नहीं वाला है किसी को पैसा, इसके खुद के ऑयल इंडस्ट्री को भी पैसे नहीं देने वाला। पैसे होंगे तो देगा ना यार, फक्कड़ घूम रहा है आज यूएस, पैसे नहीं है। वो सोच रहा था इस तेल से मैं पैसे बना लूंगा, पता लगा तेल से पैसे नहीं बना, तेल से नहीं पैसे बना, तो नाउ इज पिवटिंग टुवर्ड्स इराक। तो इसी में चाइना सोच रहा है कि भाई भारत के साथ में थोड़ा बहुत रिलेशन ठीक कर लूं तो आई कैन फोकस हियर एंड देयर, भारत थोड़ा को बाद में भारत को बाद में निपटेंगे। और मैं तो आई एम वेरी क्लियर, अगर बहुत ही ज्यादा इंटरनल प्रॉब्लम हो जाता है, दाएं बाएं सिविल वॉर टाइप हो जाता है, तो भाई साहब घुस जाओ, तिब्बत, सिचुआन, गांसू, नई मंगोलिया, ईस्टर्न तुर्किस्तान सबको फ्री कर दो। न्यू मंगोलिया वैसे भी मंगोलिया इंडिया फेवर में है इम्पॉसिबल, भी। मंचूरिया को भी फ्री करके मंगोलिया को दे दो। दे आर ऑल्सो मंगोल्स, मांचूस और मंगोल्स। तो करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यूनान, यूनान को भी तोड़ ताड़ के वियतनाम को दे दो। See, if you look at Vietnam, central Vietnam and south was Kingdom of Champa, which was a Hindu stroke Buddhist kingdom till 1858. हमें पढ़ाया नहीं जाता। North Vietnam, going into Yunnan, that was the Dai Viet kingdom. That was called the Dai Viet kingdom, which capital was in Dali. Dali is in Yunnan, Kunming के west. And then borders changed and your central and south Vietnam fell to these kingdoms. ऊपर दाई वियट का कंज्यूम हो गया इन चाइना एंड कैरिड ऑन। यू कैन स्टिल गिव यूनान बैक टू वियतनाम, बोलो ले भाई तेरा इलाका है रख ले तू। क्या ओनली यूएस इज परमिटेड टू रीड्रॉ बॉर्डर्स ऑफ मिडिल ईस्ट? आई एम नॉट अलाउड टू रीड्रॉ बॉर्डर्स इन माय एरिया इन अ लाइटर वेन। Hey, if you open the gateway तो फिर others can also walk in ना। तो आप खोल के रीड्रॉ करके दे दो, बिकॉज ऑफिशियली चाइना इज द यांगसे बेसिन टू द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नॉर्थ ऑफ बीजिंग, eastern seaboard to the Great Wall of China towards the west. That is Han heartland, full stop. Rest, everything is occupied territory. Sichuan, Gansu, Amdo, all this, Tibet, all this is occupied territory. But that's wishful thinking. Let's see. I'll finish here with the warning, never trust the forked tongue of the dragon. Never trust. Forked tongue मतलब टंग Fork. ऐसे है? Oh, I didn't know that. Forked tongue of the dragon. सांप का भी फोक टंग है यार। ड्रैगन इज अ रेप्टाइल।
हाँ, दैट तो ऑब्वियसली रेप्टाइल, बट फॉक Reptiles टंग have, ये yeah, reptiles have too. That is how they sense, ना. सांप कैसे सेंस करता? With these two signatures come into the head और वहां से वो आपका पिक्चर बनता है क्या है, सेंस ऑफ स्मेल, हीट, सब कुछ करके यहाँ से पिक्चर आता है क्या है. It's the tongue. इंटरेस्टिंग जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मदद भेज सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय भारत.